नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, एक वीडियो आपने देख लिया होगा, हरिभूमि टीवी पर वायरल हो रहा है, जिसमें अभय चौटाला अपने जो वर्कर हैं उनको अग्रिम एडवांस में बधाई दे रहे हैं। और इसके पीछे डाटा है, डाटा का ये खेल है सारा। आजकल पॉलिटिकल पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं तो बड़े बड़े सर्वे वहाँ पे करवाए जाते हैं, और ये जो सर्वे कराने वाली कंपनियां हैं ये बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोगों को अपना साथ लेके हर तरह का कास्ट का और बाकी सारे जो फैक्टर हैं उनका डाटा एक मिला के फिर ये चुनाव में अपने कैंडिडेट डिसाइड करते हैं और चुनाव को उस हिसाब से, मुद्दों के हिसाब से लड़ते हैं। तो आज मैं जिन शख्स से आपसे की मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो हैं डॉक्टर नवीन रमन, जो पॉलिटिकल एनालिटिक हैं। और ये जो डाटा है, सर्वे कराने के जितने भी काम हैं, उन्होंने कई जो राज्य हैं उनमें ये काम किया है, पॉलिटिकल डाटा का विश्लेषण वो करते हैं। तो डॉक्टर नवीन रमन ने इस एलनाबाद उपचुनाव में भी पॉलिटिकल डाटा का सर्वे किया है, एक विश्लेषण किया है, ये समझने के लिए कि ये जो हल्का है एलनाबाद उपचुनाव, ये टोटल बागड़ी बेल्ट है, और बागड़ी बेल्ट के जो वोटिंग पैटर्न है या लोगों के जो थॉट्स हैं वो किस प्रकार चुनाव में काम करते हैं। तो आज डॉक्टर नवीन रमन जी हमारे साथ जुड़े हैं, और आज आप जानेंगे कि ये चुनाव किस तरीके से लड़ा गया है, इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे थे, इस चुनाव में अभय चौटाला ने क्या गलतियां नहीं की, इस चुनाव में कांग्रेस से क्या गलतियां रह गई, या भारतीय जनता पार्टी क्या और कर सकती थी जो वो नहीं कर पाई। तो इन सारे मुद्दों पे बड़े ध्यान से सुनने की बातें हैं। डॉक्टर नवीन रमन जी के साथ आज आइए सीधा आपको मिलवाते हैं और इन सारे मुद्दों पर, इन सारे मसलों पर उनकी राय जानते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नवीन रमन जी। नवीन रमन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। डॉक्टर साहब, आप जो पॉलिटिकल एनालिसिस हैं और जो पॉलिटिकल जो एक डाटा होता है उसका विश्लेषण करने में कई साल से लगे हुए हैं, और मैं देख रहा था कि एलनाबाद उपचुनाव में भी आपने करीबन हर गांव का दौरा किया, ताकि आप जो हरियाणा का एक जो बागड़ी इलाका है उसको अपने तरीके से समझ सकें। और चूंकि अब वोटिंग हो चुकी है तो हम खुलकर अब बातचीत कर सकते हैं कि किस तरह के नतीजे वहां पे रहने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सीधे सीधे ये पूछना चाहता हूं कि जैसे आप वहां के सारे गांवों में गए, तो ये जो चुनाव है इसको कौन जीत रहा है? देखिए, ऐसा है, सीधे सीधे कहा जाए तो इस चुनाव को दो हिस्सों में बांट सकते हैं जी। 50% के आसपास लगभग अभय चौटाला है, इसमें इनेलो के प्रत्याशी हैं जो। अच्छा। और 50 में कांग्रेस और बीजेपी है। अच्छा। मतलब 45 में वो दोनों और 5 में अदर्स है। अच्छा, अब आपने, जैसे आपका ये पॉलिटिकल एनालिसिस हुआ, आपने वहां पे घूम के ये देखा कि 50% में अकेले अभय हैं, तो हाँ जी। आप वो, अगर अभय चौटाला इस चुनाव को जीतते हैं तो हाँ जी। उनकी जीत के कारण क्या क्या मानेंगे आप, कि क्या क्या कारण रहे हैं उनकी जीत के? देखिए, एक तो बड़ी वजह ये है कि ये क्षेत्र एलनाबाद कस्बे को छोड़कर टोटल ग्रामीण और किसानी खेती से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हम्म। दूसरा, एक तरीके से ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल और इन सब का पुराना अपना एक गृह क्षेत्र भी है। तो गढ़ जिसे राजनीतिक भाषा में कहा जाता है, तो वो गढ़ भी है उनका। और वो लोग, उन्हें जिस भी क्षेत्र में कोई भी नेता, जिस भी क्षेत्र में जिस नेता का गढ़ होता है, तो लोग ये उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी हमारे नेता का समय आएगा और हम अपने नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। जी। तो एक तो दो बड़ी वजह ये है। दूसरा, क्योंकि पहले से ही अभय चौटाला यहाँ से 4 बार जीत चुके थे, एक उपचुनाव और 3 जनरल चुनाव, ये उनका 5वां चुनाव है। जी। और ग्रामीण क्षेत्र और किसानी बड़ा मुद्दा है। और दूसरा ये कि जिस और वोट बैंक पर बीजेपी डिपेंड होती है, वो वहां उस मात्रा में था भी नहीं जो उनको शूट कर सकता था। अच्छा। अब आप मोटे मोटे तौर पर देखिए कि 3 बड़ी कास्ट वहां जो बीजेपी को लगभग पूरे हरियाणा में ज्यादातर जगह वोट देना पसंद नहीं कर रही हैं आज के सिनेरियो में। जी। उनमें करीब 37% के करीब जाट हैं, 7.5% के करीब सिख, और मतलब 9 के आसपास रविदासी समुदाय है। अच्छा। तो ये 3 बड़े कास्ट वोट
बीजेपी को नापसंद करने वाली श्रेणी में आते हैं। तो अगर जाट और सिख वाले पोर्शन को मिला लिया जाए तो ये करीब 45% के करीब बनता है। अच्छा। तो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज ये ही था कि एससी बीसी को तो उसको ठीक ठाक वोट मिल रहा है जी। वो इस क्षेत्र में कितना सेंध लगा सकती थी और वो कितना इसमें सेंध लगाने में कामयाब हुई, ये ही देखने वाली चीज थी कि क्योंकि उनकी कामयाबी या कितना वो क्लोज फाइट में ला सकते हैं चुनाव को, इसी पर डिपेंड कर रहा था उनका पूरा का पूरा चुनाव। अच्छा। बीजेपी ने जो स्टार्टिंग की थी, जैसी स्टार्टिंग की थी, बीजेपी जेजेपी गठबंधन पहले से ही था, कांडा ब्रदर्स के साथ उन्होंने गठबंधन करके उन्हें टिकट दी। तो एक तरीके से उनका अपना माइंडसेट ये था कि दो जाट बीजेपी और इनेलो और कांग्रेस तो उतारेगी ही, एक नॉन जाट फेस होगा तो क्लैरिटी रहेगी इलेक्शन में लोगों को वोट डालने में। वो उनको अपना, और खासकर फिर उनका ये था कि नॉन जाट एससी ओबीसी के अलावा सिख वोटों में, जाट वोटों में और दलित में, खासकर रविदासी समुदाय में कितनी सेंध वो लगा सकते हैं जी। शुरुआत में बीजेपी जिस उत्साह और कांडा ब्रदर्स और जेजेपी वाले जिस उत्साह से लगे थे, धीरे धीरे चुनाव के पीक पर आते आते बीजेपी एक तरीके से क्विट करके चली गई जी। अंतिम चरण के, मान लीजिए 3-4 दिन के अंतिम दिनों में वहां फील्ड में जेजेपी और कुछ हद तक कांडा ब्रदर्स ही मेहनत करते हुए नजर आए। बीजेपी लगभग आउट हो गई थी, क्विट कर गई थी एक तरीके से। उसे लग गया था कि तमाम साम दाम दंड भेद अपनाने के बाद भी वो लोग ना 20,000 के मार्जिन को किसी भी तरीके से कम नहीं कर पा रहे। अच्छा। सीआईडी की रिपोर्ट और जो उन्होंने अपने व्यक्तिगत सर्वे कराए उसमें 20,000 प्लस से वो हर हाल में जीत रहे थे अभय चौटाला। तो बीजेपी को लगा अब, क्योंकि बीजेपी एक तरीके से शुरुआत में जब चुनाव की घोषणा हुई तब उस समय बीजेपी मान के चल रही थी कि वो थर्ड पे रहेगी, क्योंकि उसका एक बड़ा कारण ये था कि कोई लोकल नेता बीजेपी के पास वहां था नहीं। इलाहाबाद से पिछले 2 चुनाव पवन बेनीवाल ने लड़े थे तो वो कांग्रेस में चले गए थे। तो अंतिम समय में उनके पास 2-3 विकल्प बचे थे जिनमें आदित्य देवीलाल और कांडा ब्रदर्स ही मुख्य तौर पर 2 नाम बचे थे। अच्छा। ऐसे में उन्हें लगा कि 3 जाट होंगे तो वो स्पष्ट ध्रुवीकरण होने में दिक्कत होगी। तो उन्होंने कांडा ब्रदर्स पे फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग है और व्यक्तिगत उनके वोट भी हैं, तो सिरसा पूरे जिले में तो उन्होंने कांडा पे ही दाव खेलना ज्यादा ठीक समझा। अच्छा, कि क्या ये फैसला उनका कहीं गलत नहीं हुआ अगर आप इस लिहाज से देखें, क्योंकि वैसा ध्रुवीकरण भी नहीं हो पाया जाट नॉन जाट का, या फिर कांडा अगर 2 नंबर पे रहता है तो बीजेपी क्या इसको अपनी उपलब्धि ही मानेगी? हाँ, बीजेपी के लिए तो ये देखिए, पिछली बार भी बीजेपी सेकंड पे ही थी, 14 में भी सेकंड पे ही थी। उपलब्धि भी किस तरीके से कही जा सकती है। अगर वो पिछले 2 चुनाव से तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे आती तो मैं इसे उपलब्धि मान सकता था जी। क्योंकि पहले भी आप सेकंड पे ही थे, अभी भी सेकंड पे ही, तो उपलब्धि तो नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के लिए जरूर ये ड्रॉबैक रहेगा कि वो ऐसे हालात में है कि जमानत अगर बचा पाई तो बहुत मुश्किल पॉइंटों पे जमानत बचा पाई। पवन बेनीवाल के लिए तो बहुत ही बड़ा व्यक्तिगत नुकसान है क्योंकि वो हमेशा यहाँ 2 नंबर पे रहे। हाँ, पवन बेनीवाल ने थोड़ी सी जल्दबाजी की। राजनीतिक विश्लेषण के हिसाब से अगर मेरा मानना होता, मेरे हिसाब से तो उन्हें ये चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, उन्हें जनरल इलेक्शन में उतरना चाहिए था। अभी भले ही पार्टी छोड़ के भी आ जाते। भरत सिंह बेनीवाल ठीक है कटवाने के लिए तो मुर्गा वहां पे। हाँ, नहीं, पर वही बात है ना कि उनका काटने के चक्कर में खुद का भी तो कटवा लिया। अगर जमानत जब्त हो गई तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा कि उनके भरोसे, उनमें कोई दम नहीं है, उनके व्यक्तिगत वोट नहीं है, उनको लोग पसंद नहीं करते हैं। भरत के लिए अगली बार फिर अपनी पैरवी करवाने में आसानी होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने पूरा जैसे घूमे आप वहां पे, और अब चूंकि आज वोटिंग हो रही है तो वोटिंग का जो पैटर्न हम देख रहे हैं, गांव में बूथों की जो स्थिति देख रहे हैं, तो ये जो 20,000 वाला एक कैलकुलेशन सब लगा रहे हैं कि 20,000 मतों से जीत रहे हैं अभय सिंह चौटाला ये चुनाव, क्या ये मार्जिन बढ़ने की उम्मीद आप लोग लगा रहे हैं कि जो डाटा एनालिसिस आप लोगों ने किया है? हाँ, देखिए, हमने जब स्टार्टिंग में सर्वे किया था तो हमारे हिसाब से 80, 40, 30 पे खड़े थे तीनों के तीनों कैंडिडेट। 80 पे अभय चौटाला, 40 पे कांडा और 30 पे पवन बेनीवाल। अच्छा।
और दूसरी बड़ी बात ये कि जिस तरीके से बाकी हरियाणा और खासकर जो जाट नॉन जाट वाला कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आया। अच्छा, नहीं है। हाँ नहीं, ये बागड़ी बेल्ट की मुझे खासियत खूबसूरती भी लगी कि वहाँ व्यक्तिगत चीजें हैं, या तो आप किसी को पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, सीधा सीधा दो ही लाइन है। और अच्छा। खासकर क्योंकि अभय चौटाला लंबे समय से वहां के विधायक हैं और उनसे पहले उन्हीं की पार्टी के विधायक बनते रहे हैं, तो दो खेमे वहां सीधे सीधे बटे हुए दिखते हैं, एक अभय चौटाला यानी इनेलो के पक्ष का, एक इनेलो के खिलाफ। जी। अब वो इनेलो के खिलाफ वाला दो जगह बढ़ जाता है और इनेलो वाला एक जगह होता है, तो ये उनके लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहती है। लगभग 50-50 में रहते हैं दोनों। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं एक बड़ा अहम सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, और इस विषय पे हमने काफी बातें भी की हैं दूसरे साथियों के साथ भी। चौधरी देवीलाल का जो परिवार है उसके ऊपर उसने हमेशा एक दूसरे के विरोध की राजनीति भी बहुत लंबे समय की है। चौधरी रणजीत सिंह ओम प्रकाश चौटाला जी के सामने भी चुनाव लड़े, लेकिन ये जो चुनाव है, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला, उनके पिता अजय सिंह चौटाला, उनके जो भाई हैं दिग्विजय चौटाला, उनके चाचा हैं चौधरी रणजीत सिंह, बिल्कुल इस चुनाव में उन्होंने जो अभय सिंह चौटाला है उसको हराने के लिए दिन रात एक किया है। तो ये किस तरह की सियासत अब देवीलाल परिवार के आगे चलने वाली है? और उधर से आदित्य देवीलाल भाजपा में हैं, जिला अध्यक्ष हैं, तो एक तरफ तो अभय थे और ओम प्रकाश चौटाला थे, दूसरी तरफ ये सारे लोग थे। तो क्या देवीलाल परिवार में जो एक आरोप लगते रहते थे, देवीलाल परिवार के बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी पार्टी में रहे वो एक दूसरे को जिताने में की कोशिश करते हैं, तो ये जो चुनाव है ये क्या मैसेज देगा देवीलाल परिवार के लिए जो आगे आने वाले इनकी राजनीति? देखिए, किसान आंदोलन की वजह से वैसे ही, क्योंकि किस देवीलाल जी की जो अपनी पहचान है वो एक किसान नेता के तौर पर ही हरियाणा और पूरे भारत में उनकी प्रसिद्धि है जी। और जब किसानों के मुद्दे पे आप किसानों के खिलाफ जो पार्टी 3 काले कानून लेकर आई है उसके साथ खड़े हैं, तो वैसे ही किसान आपसे छिटक गया था। मतलब वो वैसे ही नाराज था। बल्कि मैं तो ये तक कहता हूं कि इन लोगों ने जिस आक्रामकता से अभय चौटाला के खिलाफ चुनाव प्रचार किया है वो इन लोगों के लिए काफी नुकसानदायक होगा। अच्छा। और कम से कम अगले चुनाव में इनको भारी कीमत उसकी चुकानी पड़ती हुई दिख रही है साहब, क्योंकि देखिए ओवरऑल हरियाणा में जैसे ही मॉनिटरिंग करते हैं हम, मैंने देखा कि जो लोग मान लीजिए भूपेंद्र हुड्डा को पसंद करने वाले लोग भी थे, वो भी चाह रहे थे कि ये किसानों के मुद्दे पे अभय चौटाला ने त्याग पत्र दिया है तो जीत बड़ी होनी चाहिए और अभय सिंह जीतना चाहिए। अभय सिंह चौटाला का ओवरऑल तो अभय सिंह चौटाला का तो देखने में भी आया कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं उन्होंने अभय सिंह चौटाला के बारे में कोई खास बात नहीं बोली है या उतना क्योंकि एग्रेसिवली देखिए चुनाव प्रचार नहीं किया। उसकी एक वजह यह है कि किसान आज के दिन जो बीजेपी को हराने वाले नेता हैं उनको उनके खिलाफ कुछ सुनना ही नहीं चाहते। तो वो ये चाहते हैं कि आप बीजेपी से लड़िए, आपस में मत लड़िए। अच्छा। सीधा सीधा एक माइंडसेट ये बन गया है कि जो आप बीजेपी को हरा सकते हैं तो बीजेपी को हराइए, आपस में लड़के एक दूसरे को कमजोर मत कीजिए। अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ आक्रामकता से प्रचार करते जिस तरीके से दुष्यंत और दिग्विजय ने किया है तो उसकी कीमत उन्हें भी चुकानी पड़ती। देखिए अपना कोर वोट बैंक में कोई नहीं चाहता कि नुकसान हो, वहां उन्हें कुछ ज्यादा बेनिफिट होना नहीं था, अपना नुकसान हो जाता, ये उन्होंने यहाँ समझदारी दिखाई। और मैं तो अभय चौटाला का भी अचरज मान रहा हूँ कि उन्होंने पहला चुनाव होगा जिसमें कोई विवादित बयान नहीं दिया या इस तरह की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। एक क्योंकि मिच्योर इस पूरे नेता। चुनाव में अभय सिंह चौटाला का कोई एक ऐसा वीडियो वायरल नहीं हुआ जो उनके खिलाफ जायज थे। ये मतलब इस पूरे चुनाव की ये कोई रणनीतिक रूप से शायद उन्होंने ये तय किया होगा कि वो इस बार मौका नहीं देने वाले किसी को। नहीं, कई बार क्या होता है कि राजनीति में जैसे देवीलाल जी एक समय बंसीलाल और भजनलाल के खिलाफ चुनाव हार के निराश हो गए थे, राजनीति ही लगभग छोड़ दी थी। तब ऐसे ही एक उपचुनाव ने उन्हें रिवाइव किया था। फिर ओम प्रकाश चौटाला ऐसे ही बिल्कुल निराश हताशा की स्थिति में उन्हें एक उपचुनाव ने रिवाइव किया। आप ये भी कह सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी को भी एक उपचुनाव ने ही जीवन दान दिया, संजीवनी का काम दिया। तो देवीलाल की पूरी विरासत में उपचुनाव उन्हें हमेशा संजीवनी देते हैं। और मैं यहाँ ये कि अभय चौटाला ने बड़ी मेच्योरिटी और समझदारी से इस चुनाव को लड़ा,
वो उनके लिए इसीलिए लग रहा है कि आज के दिन वो 75 के आसपास पहुंचते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, देवीलाल परिवार के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जैसे पिछला चुनाव है, जो भारतीय लोकतंत्र की, जिसको नेता खूबसूरती भी मानते हैं, कि आप जिसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हो, आप चुनाव के बाद उसके साथ मिलकर सरकार बनाते हो, तो वो जो अब सबसे ज्यादा जो जननायक जनता पार्टी के करता धरता है, उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि चुनाव से पहले जिन लोगों को वो गद्दार तक बताया करते थे, आज उनके साथ बैठे हुए। तो पूरे देवीलाल परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि ये लोग चुनाव में जो कहते हैं फिर उनके साथ गठबंधन हो जाएगा तो हमारे वोट कहाँ जाएंगे। मतलब सबसे बड़ा जो चैलेंज है दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के जो दूसरी पार्टियां हैं या दूसरे लोगों के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है कि हम ऐसे आदमी को वोट दें जो किसी दूसरे के साथ मिलकर सरकार ना बनाए। देखिए, अभी तक का जो लोकदल का इतिहास रहा है, खासकर क्षेत्र हरियाणा के संदर्भ में हम जब बात करें तो इसको ना मोटे मोटे तौर पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनेलो ने या लोकदल ने कभी किसी की सहयोगी बन के यहाँ किसी पार्टी को मुख्य पार्टी के तौर पर कभी स्वीकार नहीं किया। वरना 2009-14 का चुनाव बीजेपी इनेलो के साथ गठबंधन करके ही लड़ती, क्योंकि चौटाला साहब की एक खास आदत, अच्छी या बुरी जो भी कह लीजिए, वो अंडर द पार्टी काम, मतलब गठबंधन इस तरह का कभी नहीं करेंगे कि वो डाउन रहे और दूसरी पार्टी अप रहे। वो अकेले लड़ना की बात होती है डॉक्टर साहब, जैसे जैसे उन्हीं के पोते हैं दुष्यंत चौटाला, ये तो वक्त और हालात तय करेंगे ना। आप किसी समय में बहुत ताकतवर थे, आज इनेलो तो हकीकत में तो एक सीट पे सिमट ही चुकी है, तो ये तो वक्त और हालात तय करेंगे। नहीं, महत्वाकांक्षाएं भी, जैसे अभय सिंह चौटाला के मैं पीछे एक दो बयान इंटरव्यू में सुन रहा था, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, जिस तरीके से आप ये देखिए, जब ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जेल चले गए थे तो पूरी पार्टी का दारोमदार उन्हीं पर था। वही तो ऐसी स्थिति में इन्होंने पार्टी डुबो दी। हाँ, वो देखिए, अलग होने एक बयान उनका दिग्विजय का ये भी है कि हम जो कुछ है, मैं, मेरा भाई, मेरी माता जी, सब अभय चौटाला की वजह से हैं। देखिए, राजनीति में स्थितियां बदलने पे लोग बयान बदल देते हैं। ये नेताओं की तो कोई जात जमात तो उस तरीके से होती नहीं, वो सिचुएशंस के हिसाब से अपनी बात पलट देते हैं। पर हम, कम से कम हम नेता नहीं है। पॉलिटिकल एनालिसिस की दृष्टि से तो हम ये चीजें देखनी ही पड़ेंगी हमें कि कौन किस पैटर्न पे जीत रहा है। देखिए, अभय चौटाला के व्यक्तित्व को और जितना, क्योंकि उस समय भी उनके व्यक्तित्व से ऐसा लगता नहीं कि वो किसी के अंदर काम कर सकते हैं। मतलब किसी की मुख्यमंत्री होते, वो कोई मंत्री पद या डिप्टी का पद, मुझे नहीं लगता कि कभी वो स्वीकार करने की उनका माइंड सेट भी है। वो खैर भविष्य का तो पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन मतलब ऐसा लगता नहीं कि स्टेपनी टाइप का कुछ वो हो सकते हैं। हाँ, नहीं, वो क्योंकि उनके बॉडी, नेता की बॉडी लैंग्वेज से कई बार यह एहसास हो जाता है कि देखिए, ओम प्रकाश चौटाला अगर कांग्रेस से समझौता करते तो लालू मुलायम की तरह वो भी कांग्रेस के साथ मैनेज हो सकते थे। अपनी उस अकड़ की वजह से ही वो जेल गए। वो अकड़ उन्हें अपना एक अलग व्यक्तित्व भी देती है, क्योंकि वो समझौतावादी जो तरीका होता है, क्षेत्रीय दल वो खराब स्थितियों में चले गए जो जिन्होंने समझौते किए। देखिए, गठबंधन होना और समझौता करना, उनका तो धीरे धीरे खत्म ही होने की कगार पे। हाँ, तो जो जिन जिन संगठनों ने, जिन दलों ने समझौते किए, गठबंधन होना और समझौता करना दो अलग बातें हैं। तो यहाँ अभी उनके बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके का उनका अपना रवैया है राजनीति में, वो व्यक्तित्व से अभी तो देखिए भविष्य के गर्भ में है, मैं कोई गारंटी तो ले नहीं सकता कि वो बैठेंगे। हालांकि पर चैलेंज उनके सामने यही है कि वो अपने आप को मतदाताओं में ये कैसे प्रूव करेंगे कि मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। उनके सामने अभी आने वाला चैलेंज सबसे बड़ा यही है। वो कई बार ने वो काम किया है, लेकिन वो मतदाताओं को देखना है कि वो उन पे कितना भरोसा कर पाते हैं। हाँ, वो कितना कन्विंस कर पाते हैं और मतदाता कितना कन्विंस होते हैं, ये अभी कहना मुश्किल होगा। चलिए, सबसे लास्ट में डॉक्टर साहब, आपके जो बही खाते हैं, उस बही खाते को खोल के मुझे एक बार लास्ट हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता दीजिए, कौन कितने वोट आपकी नजर में हासिल करने जा रहे हैं। देखिए, 1,50,000 के करीब वोट पोल हुई हैं जी। तो इसमें मोटा मोटा मुझे जो अंदाजा सा है, करीब 75,000 के करीब वोट अब को आती हुई दिख रही हैं। अच्छा।
45 से 50 के बीच में, मतलब 75 से 80 भी हो सकते हैं और 72-73 भी हो सकते हैं। इसके अप्रोक्सीमेटली 75 के आसपास ही रहेंगे। 45 से 50 के आसपास मुझे भाजपा रहती हुई लग रही है। अच्छा। और 25 से, मतलब 22 से 27-28 के आसपास कांग्रेस रहती है और 5-7 अदर्स में कांग्रेस के लिए तो बहुत ही बुरी स्थिति होगी अगर ऐसा रहता है तो। हाँ, एक दूसरी बड़ी आज बीजेपी को थोड़ा सा ग्राफ बढ़ सकता था अगर जिस तरह की खबरें आई कि कुछ लोग नोटों के साथ पकड़े गए, एक्शन का रिएक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों को लगा कि यार हमारे तो पैसे आए नहीं, जो ठेकेदार बीच में थे वो हमारे पैसे को खा गए। हाँ, पैसे मांगने, इससे हुआ क्या कि कुछ वोट वो दोनों तरफ गिर गया, बीजेपी का, कांग्रेस की तरफ भी और इनेलो की तरफ भी, कि उन्हें लगा कि हमारे पैसे भी कोई ठेकेदार रख गया। और अमूमन होता यही है इस खरीद फरोख्त में कि जितना पैसा ऊपर से जाता है, तो जो वो राजीव गांधी कहते थे कि 1 पैसा चलता है और नीचे तक 25 पैसा पहुंचता है तो कम से कम बीजेपी के मामले में भी इस बार ये जरूर कहा जा सकता है मौका पर लोग बैठे होते हैं ना जो अपना हिस्सा निकाल लेते हैं समय पे। हाँ, वो हर इंसानी की फितरत होती है कि इस वो पैसे का कोई हिसाब किताब तो होता नहीं। नहीं, कोई हिसाब किताब होता नहीं, और वो नीचे तक जाते जाते छन जाता है। तो वो छना हुआ बहुत कम रह गया था। तो हालांकि बीजेपी थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में भी। हाँ, नहीं, ये कोई गारंटी तो होती भी नहीं, बल्कि हमने इस बार एक रोचक सर्वे भी किया, अब से पहले नहीं किया था। अच्छा। कि अगर पैसे देकर आपसे कोई वोट लेता है तो उसमें आश्चर्यजनक रिजल्ट थे कि अगर बीजेपी 3 या 4 लोगों को पैसे देती है तो 1 लोग वोट डाल रहा था। अच्छा, ऐसा भी सर्वे किया आप? कांग्रेस, हाँ, कि भाई आपको अगर पैसे मिलते हैं तो तब किसको डालोगे? उनको डाल दोगे जो पैसे देगा। अच्छा। तब वो मना कर रहे थे कि पैसे जरूर ले लूंगा पर वोट नहीं दूंगा तो ये एक अजीब, हर चुनाव एक अलग अनुभव देता है। तो बल्कि ये आप इस चुनाव को ना 3 तरीके से, जैसे प्योर बागड़ी बेल्ट और एक पंजाबी सिख बहुल एरिया है और तीसरा इलाहाबाद शहर। बीजेपी और अभय चौटाला के बीच फाइट शहर में ही है ज्यादातर। जो पंजाबी बेल्ट सिख बेल्ट थी वो अमूमन अभय चौटाला वहां से हार के निकलते थे, इस बार वहां अच्छे मार्जिन से जीत के निकलेंगे, इसलिए उनका वोट परसेंटेज, और वो कांग्रेस की और बीजेपी की तरफ जाता था, वो वोट एक तरफा की बार अभय चौटाला को जाता हुआ दिख रहा है। इस वजह से वो एकदम से उनका वोट प्रतिशत और वोट ग्राफ बढ़ गया है। बाकी सब जगह लगभग सिचुएशंस लगभग बराबर रही। जैसे नाथुश्री चोपटा की तरफ बीजेपी डेंट मार रही है, वो पवन को ज्यादा लग रहा है, इनेलो को कम लग रहा है। अच्छा। इसी वजह से पवन, क्योंकि वो दड़बा से होते हुए नाथुश्री चोपटा की तरफ जाते हैं, तो वो एक तरीके से ये मान के चलते थे कि पवन उस क्षेत्र में स्ट्रॉन्ग था, बीजेपी वहां ठीक ठाक अपना होल्ड कर गई है। तो इसलिए कांग्रेस को ये ड्रॉबैक रहा कि जिस क्षेत्र का आपका कैंडिडेट है उस क्षेत्र से भी आप लोग ज्यादा वोट नहीं ले पाए। ये एक कांग्रेस के लिए ड्रॉबैक रहा नाथुश्री चोपटा की तरफ। चलिए, कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति भी इसके बाद बदलेगी और लोग ये दिखाएंगे कि आप टिकट लेके आए थे तो आप कमजोर हैं, मैंने बड़ौदा जिता दिया है। खैर, उस विषय पे कभी फिर बात करेंगे। आपने उपचुनाव की इतनी बढ़िया जानकारियां दी और खासकर ये डाटा बहुत हैरान करने वाला है कि इस तरह के सर्वे भी होने लग गए हैं कि वोट लेकर लोग कितने पैसे लेकर कितने वोट देंगे। तो ये चुनाव अपने आप में एक चैलेंज होता है, तो वो चुनाव कुछ नए स्टेप्स देता है कि भाई आपको कैसे कैसे। अब जैसे तलवाड़ा, कुरदौर, ये सब में अभय चौटाला पहले कमजोर थे, इस बार इस चुनाव ने उन्हें मजबूत कर दिया उस तरफ। जमाल में ठीक ठाक वोट लेंगे, जी जी, जहां पहले कम वोट आई थी उन्हें, अब की बार ठीक ठाक। जमाल गांव में जो सबसे बड़ा गांव, जो सबसे बड़ा, जमाल माधव सिंह आनंद के बाद दूसरा बड़ा कितने गांव में अभय सिंह चौटाला आपकी जो डाटा है उसके अनुसार जीत रहे हैं? ये देखिए, हमने जब एक पहले 190 बूथ थे यहाँ, अब 211 के करीब बूथ हैं। हमारा जो अपना सर्वे है उसमें 150 के आसपास अभय चौटाला 150 बूथों के आसपास जीत रहे। हाँ, कांग्रेस बहुत कम बूथों पे जीतेगी, खासकर जैसे वो अपने दड़बा के गांव वगैरह के बूथों पे, और बहुत कम जगह हैं जहां कांग्रेस के जीतने की संभावना है। बाकी
बूथों पे, शहर वाले बूथों पे जैसे बीजेपी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ ठीक ठाक बीजेपी को वोट मिलेगा और वो बूथों पे जीतेगी भी। मतलब 150 के करीब तो मोटा मोटी अभय चौटाला जीतता हुआ साफ लग रहा है कि 150 बूथों पर तो जीत लगभग तय है। चलिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। बाकी 2 तारीख को नतीजे आ जाएंगे और सब जो आपके डाटा हैं उसकी असली परख भी तब हो जाएगी, कितने बूथों पे जीत रहे हैं और कितने पे नहीं जीत। हाँ नहीं, हर चुनाव से पहले का विश्लेषण और जो उसके नतीजे आते हैं वो हर बार हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। बहुत बार चीजें हमारी गलत भी हो जाती हैं, कुछ बार ठीक होती हैं, तो पर गलत हो या ठीक दोनों बार हमें सीखने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं, क्योंकि ये सब चीजें परसेप्शन और एनालिसिस और सर्वे पे डिपेंड होती हैं। कोई मतलब जनता के एग्जैक्ट मन को टटोल पाना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना सदियों पहले था। चलिए शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर नवीन रमन जी हमारे साथ थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।